जान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ और AIMIM का मैं प्रत्याशी हूँ बेलागंज विधानसभा का। आप लोग से मैं गुजारिश करने आया हूँ कि पिछले 34 सालों में हम लोग ने जो काम देखा बेलागंज में, कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ हमने MY समीकरण के नाम पे हम वोट देते चले आए। अब जब 34 साल हमने उनको राज कराया, तब वो वक्त आ गया था उनको कि वो एक मुसलमान को आगे कर देते कि अब मुसलमान की बारी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हम चुनाव प्रचार से पहले भी घूम रहे थे तो हमने कुर्बानी देने के लिए बोला था कि अगर जदयू या RJD मुसलमान को देती है तो हमारी पार्टी यहाँ से नहीं लड़ेगी। हमारे प्रदेश का नेतृत्व मैंने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा, और अपनी क़यादत तभी मजबूत होगी जब हम एक मुत्तहिद होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आज पूरे बिहार में 1.5% आबादी वाला मल्लाह उसकी अपनी पार्टी है, जिसे पूरे हेलीकॉप्टर पे तेजस्वी यादव अपने साथ बैठा करके घुमाया लोकसभा के चुनाव में। 2.5% आबादी वाले मांझी साहब, उनका एक सांसद, लेकिन सेंट्रल में मिनिस्टर बने। लोग कहते हैं कि एक से क्या हो जाएगा, एक मंत्री बना है ना। बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश हमें करना होगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें झटका देना होगा। और अब हिस्सेदारी आपको कोई घर पे लाके नहीं देने वाला है, अब छीनना होगा, हिस्सेदारी छीनना होगा। और वो कैसे छीनिएगा, आप अकेले नहीं छीन सकते हैं। ये चुनाव मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, ये बेलागंज के 72,000 मुसलमान और उसके साथ 2,86,000 यहाँ के जो मतदाता है, वो सब एक साथ लड़ रहे हैं। और मेरी ताकत आप ही लोग हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेला हर जगह पहुंच जाऊं। अगर मेरा एक आदमी पहुंच जाता है तो सोचिए जामिन हसन आपके पास पहुंच गया। अगर ये आपके पास पहुंच जाते हैं तो ये मानिए कि जामिन हसन आपके पास पहुंचा है, क्योंकि इंशाअल्लाह मैं कौम की आवाज रहूंगा, मैं आपकी आवाज रहूंगा, मैं कौम की आवाज रहूंगा। और बेलागंज हमारा कर्म क्षेत्र था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि किसी भी अफवाह में नहीं आए। हमारा वक्त था, हम कह रहे थे लोगों को कि ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन किसी ने हमें हिस्सेदारी नहीं दिया। आज मल्लाह की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, पासवान की पार्टी है, कोयरी कुर्मी की पार्टी है, जादव की पार्टी है, लेकिन हम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। अगर सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो वो मुसलमान की है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमान की पार्टी, हम कहना चाहते हैं कि सब पार्टी का एक वोट बैंक होता है। जिस तरह से RJD का वोट बैंक यादव है, जदयू का वोट बैंक कोयरी कुर्मी है, मल्लाह का वोट बैंक मल्लाह है, तो मुसलमान का वोट बैंक नहीं है क्या? हमारा 20% आबादी है, सबसे बड़ी आबादी का एक वोट बैंक अगर एक मुश्त हो जाएगा तो ये पार्टियां हमें बुला करके हिस्सेदारी देंगी। अभी आप जानते हैं एक नई पार्टी आई है जो बात कर रही है मुसलमानों की। उन्हें वो चुनाव खुद कभी लड़े नहीं है, पहली बार चुनाव में उतरे हैं, लेकिन लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। और चुनाव से पहले ही आपने देखा कि कितनी कंफ्यूज पार्टी थी, कि कैसे कैसे कैंडिडेट को चेंज किया, लाया, बदला, कितना ड्रामा किया। और अपने भाषण में भी कहा कि आप हम पे प्रेशर नहीं बना सकते हैं वरना गर्दन कट जाएगी। वो तानाशाह है, गर्दन काटने की बात करता है। तो आप लोगों को पहचानना होगा। और मुसलमान जानता है, उनको बहुत बेहतरी से जानता है कि किस तरह से उन्होंने गुजरात के एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, और एक जालिम हुक्मरान हम लोग के ऊपर लाके बैठा दिया। और आज हमारा हमदर्द बन के बैठा है। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, हम जख्म को भूलते नहीं है। हमारा जख्म हरा है, और जब तक हमें नहीं हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारा जख्म हरा ही रहेगा। हम कुछ भूलने वाले लोग नहीं हैं। हमें वो दिन भी याद है जब बाड़ा के धरना में, कपकपाती ठंड में हमारी माँ बहनें रोड पे थी, शाहीन बाग के धरना को मजबूत कर रही थी। हम वो गोली चला बाड़ा के धरना पे, हम फिर भी डटे रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। हम वो सब भूले नहीं है। हम उसी तरह हर चीज की लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अब एक पूरे इलाका में एक आवाज फैल चुकी है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप और पतंग ही उड़ेगा। पतंग छाप जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, वसी जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, की जनता जिंदाबाद, उत्तराखंड की जनता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। इंशाअल्लाह हम इस बार लड़ाई अपनी क़यादत की लड़ रहे हैं।
हमें 15 साल हमने लालू यादव को देख लिया, वो क़यादत नहीं दिया मुसलमानों को, लीडरशिप नहीं दिया। फिर नीतीश कुमार को हमने रहनुमा माना, लेकिन उन्होंने भी क़यादत नहीं दी। और फिर अभी नए आए प्रशांत किशोर पांडे, क्या वो हमें हमारा रहनुमा बन सकता है? हम पिछले 75 साल से, आजादी के 75 साल के बाद से हम ठगे जा रहे हैं, लेकिन एक ही आवाज है जो हमारी आवाज सदन में गूंजती है। जब कभी मौका आता है, ट्रिपल तलाक का मामला आता है, हिजाब का मामला आता है, बुलडोजर का मामला आता है, बुलडोजर से हमारे घर को गिरा दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद गिरा दिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की बारी आ रही है, सब में अगर कोई एक बुलंद आवाज है, बेबाक आवाज है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज है। अगर आज उनको नहीं मजबूत किया गया, कल हम कमजोर पड़ जाएंगे। मुत्तहिद होना है, और कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और अब इनको कोई तोड़ने वाला नहीं है। इस संदेश को हमें देना है। ये संदेश हम पूरे हिंदुस्तान में देंगे कि हम अपना रहबर मान चुके हैं, हमारा क़यादत मिल चुका है, अब हमारे पास कोई नबी नहीं उतरने वाला है, लेकिन रहबर मानना होगा। हम आपके बीच ही में से कोई रहबर पैदा होगा तो उन्हें मानना होगा। हर मोहल्ले से, हर घर में इंशाअल्लाह क़यादत खड़ी होगी, हर घर में नेता पैदा होगा। हमें लोग कहते हैं कि जीत जाओगे। अगर हम रेस में दौड़ते हैं तो रेस में दौड़ने से पहले ये नहीं सोचते कि हार जाएंगे, दौड़ते हैं जीतने ही के लिए, बाकी वो अल्लाह के हाथ में होता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। तो उसी तरह ये चुनाव में हम लोग उतरे हैं कि हमें, अगर हम मुत्तहिद हैं तो दूसरी ताकत के साथ ताकत जुड़ती है, हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो दूसरी ताकत जुड़ जाएगी। और आज आप सुन रहे होंगे हर जगह से, हर समाज के लोग कह रहे हैं कि AIMIM बहुत मजबूती से लड़ रहा है, इसके पास वोट बैंक है, इसके पास वोट बैंक है, इसी के साथ जुड़ने की जरूरत है। ये मैसेज देने का काम करिए, क्योंकि जब लोकसभा का वक्त आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि RJD के साथ वोट बैंक है, तो हम लोग जुड़ जाओ उससे, तो मजबूती से जीत जाएंगे। तो आज हमारी पार्टी के साथ वोट बैंक है, 20% का वोट बैंक है, तो लोग जुड़ना चाह रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे। इंशाल्लाह हम फतहयाब होंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका विश्वास है, हमारा प्रयास है, इंशाल्लाह मिलकर लिखेंगे बेलागंज का इतिहास। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया। 13 तारीख को 8 नंबर पर पतंग छाप में आप लोग बटन दबाएं और भारी मतों से जिताने का काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे आपके प्रत्याशी, हमारे बहुत अजीज भाई नौजवान जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। इन्होंने बताया अपनी बात को, और इनके लिए एक मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते चले गए और कारवां बनता चला गया। मैं इसी शेर के साथ हमारे बीच अनिल पाल जी मौजूद हैं। मैं अनिल पाल जी को दावत देना चाहता हूं कि वो आएं और अपने विचार को यहां पे रखें। अनिल पाल जी, बैठ जी। बेलागंज के तमाम जनता को अनिल पाल हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। साथियों, मैं कम समय में अपनी बात को रखूंगा, इस बात को आप लोग गौर से समझिएगा कि आज क्या बात है कि इस चुनाव में करोड़ों रुपया लोग बहा रहे हैं। एक बार सत्ता में चले गए जीत के, पुनः दोबारा में सत्ता में आने के लिए परेशान है। क्या बात है? कहीं न कहीं तो कुछ बात है, तब तो लोग मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं न कहीं जैसे हो हर हाल में सत्ता पाना चाहते हैं। इसका वजह क्या है? जिस दिन इस वजह को आप लोग समझ जाइएगा, उसी दिन आप लोगों को असली आजादी मिल जाएगा। अभी जो लड़ाई चल रही है आजादी का, तो आजाद हुए हैं कैसे? आजाद होने का मतलब है मानसिक रूप से आजाद होना, आर्थिक रूप से आजाद होना, सामाजिक रूप से आजाद होना, उसे कहा जाता है आजादी। लेकिन आजादी आपको नहीं मिला है, इसका कारण क्या है कि आप सत्ता में नहीं है। वो लोग सत्ता में जाना चाहते हैं, तो सत्ता क्या चीज है? चिंतन करिए आप लोग। चोर चोरी करने के लिए जाता है तो उसके पास एकाश और चाबी नहीं होता है, उसके पास एक चाबी होता है, और उस चाबी का नाम होता है मास्टर चाबी। बोलेरो खोलो उसी से खुल जाएगा, स्कॉर्पियो खोलो उसी से खुल जाएगा। यानी जो भी गाड़ी खोलना है सारे गाड़ी उसी से खुल जाता है, और एक चाबी से चोर चोरी करता है, गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। उसी प्रकार इस हिंदुस्तान में
जितना भी समस्या है वो समस्या का समाधान होता है सत्ता के गलियारे से। कहिए कैसे? अगर आप एक विधायक को चुन दीजिएगा, अगर किसी मुस्लिम पर जो जुल्म आएगा, विधायक जी हमको ऐसे कर रहा है, तुरंत फोन लगाएगा डीएम को, अमुक गांव में हमारे समाज के साथ मारपीट हो रहा है, डीएम साहब आप तमाशा देख रहे हैं। डीएम तुरंत फोन करेगा एसपी को, डीएसपी को, वीडियो को, दरोगा के, आपको सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा। आपके गांव में नदी नाला नहीं बना है, खराब है, देखो ना विधायक जी हमने के पनिया गलिया में भरल रहा है, की करिए? तुरंत करेंगे फोन आगे वीडियो को, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे मनरेगा में करोड़ों रुपया रखा हुआ है और आप ड्रामा कर रहे हैं। हमारे पब्लिक है आके 50 पब्लिक हंगामा कर रहा है, एक ठेवना कीचड़ में जा रहा है, आप किस लिए बैठे हुए हैं? नहीं साहब, तुरंत अनुशंसा करके हम आपका काम करा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गरीबी दूर हो, आपका भूखमरी दूर हो, और आप सुनने में जो मुझे आया है कि इस बेलागंज में दबंगों का चलता है, उसका डर से कोई बोलता नहीं है। अगर वो दबंगगिरी खत्म करना चाहते हैं, अपना विकास लाना चाहते हैं, अमन चैन का जिंदगी जीना चाहते हैं, तो पतंग छाप पर बटन दबाकर भारी मतों अगर किसी बेवकूफ को जो किसी का मानसिक रूप से गुलाम है, अगर उसे जिता दीजिएगा भैया, तो कठपुतली है। तो जैसे आप 78 सालों से गुलाम है तो गुलाम रहिएगा, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान को अगर आप जिताते हैं तो आपका काम जो घंटों में वो मिनटों में होगा। जैसे आज हिंदुस्तान में ओवैसी ही एक नेता है जो लोकसभा में दहाड़ता है तो पूरा विपक्ष थर थर कांपता है। अगर उसी प्रकार विधानसभा में जीत के अगर जाते हैं तो यहाँ के आम आवाम, एक एक मुस्लिम, एक एक जो पिछड़ा शोषित वंचित समाज है जो अपने को डरे हुए महसूस करता है, उसे भी मानसिक रूप से आजादी हो जाएगा, आर्थिक रूप से आजादी मिल जाएगा, सामाजिक रूप से आजादी मिल जाएगा। लेकिन कब? जब पतंग छाप पर बटन दबाइएगा। क्या मैं इनका पीठ थपथपा दूंगा? आप लोग तैयार हैं? पक्का? पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। ये थे हमारे पाल जी, जिन्होंने सत्ता के अहंकार में जो चूर हैं, जो सत्ता के गलियारों में हैं, जो दुरुपयोग करते हैं सत्ता का, उनके लिए मैं पाल जी की तरफ से एक शेर कहना चाहता हूँ कि आ सितमगर हुनर आजमाए, आ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप तमाम जनता से, बेलागंज की जनता से, कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 उम्मीदवार उपचुनाव में खड़े हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं यहाँ पे विश्वनाथ यादव जी, जो सुरेंद्र यादव जी के पुत्र हैं। यहाँ पे 34 साल से वो विराजमान हैं। आज वो विश्वनाथ जी खुद को, अपने बेटे को यहाँ पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, और सुरेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूँ, और लालू यादव जी से पूछना चाहता हूँ, और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके यादव के समाज जितने भी लोग हैं वो नेता बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, विश्वनाथ जी एमएलए बन जाएंगे, लेकिन क्या इधर के बिहार के मुसलमान वो अनाथ बनेंगे? क्या वो अनाथ बनेंगे? क्या मुसलमान पूरे देश का, पूरे बिहार का यहाँ पे सिर्फ वोट देने के लिए आया है? क्या इनकी अक्सरियत के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो अपना लीडर चुन सके? हमने देखा किस तरह से MY समीकरण के नाम पे लोगों ने हमें गुमराह किया। क्या हम लोग कभी भी उनको वोट देना चाहेंगे? नहीं। मैं कहता हूं इस चुनाव में नहीं, बल्कि किसी भी चुनाव में हमें राजद के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, बेशक वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दे क्यों ना। क्योंकि राजद के अंदर सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता नहीं, बल्कि पूरे राजद का सबसे बड़ा नेता अगर कोई पूरे बिहार में था, पूरे देश में था, तो वो नाम था शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब के साथ इस राजद के लोगों ने क्या किया ये हम सब बेहतर जानते हैं। जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो हमारा और आपका क्या होगा? जरा गौर से सोचिए। इस लिहाज से कभी भी आज के बाद कयामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक भारत रहेगा, जब तक देश रहेगा, हमें राजद को कभी वोट नहीं देना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरे नंबर के कैंडिडेट के ऊपर। यहाँ से जो एक दूसरी कैंडिडेट है जदयू से, उनका नाम क्या है? मनोरमा देवी।
जदयू, हमें पता है जदयू एनडीए का पार्ट है और मुसलमान कभी भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट बीजेपी के समर्थन में कभी वो वोट नहीं करेगा। जो ईमान फरोश होगा वही बीजेपी के साथ जाएगा। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में ईमान फरोश भी हैं, जो अपना ईमान को बेच के सौदा करके पैसा लेके चंद पैसों के खातिर पूरे कौम की जो है शाख को दांव पे लगाए हैं और उनका सौदा कर रहे हैं। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग डीलर है, डीलर। ऐसे लोगों को पहचानने का काम करें। मैं आता हूं तीसरे कैंडिडेट के ऊपर, जो अभी एक नई पार्टी बना करके हमारे बीच आए हैं, जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए आए हैं। उस पार्टी का नाम है जन सुराख। मैं जन सुराज नहीं, मैं जन सुराख कहता हूं, क्योंकि ये पीके की जो पार्टी है ये बहुत बड़ा सुराख करना चाहती है बिहार के अंदर, और उस सुराख के अंदर मुसलमानों को डालना चाहती है। उसी के कैंडिडेट अमजद भाई ने, जो भी 3 बार लोगों ने मौका दिया, एक बार भी उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई, लेकिन इस बार फिर से वो चाह रहे हैं। वो उनकी चाहत अधूरी रहेगी, क्योंकि वो अगर मान लीजिए वो जितने भी अच्छे हैं, लेकिन उनके पार्टी की जो बागडोर है, उनके पार्टी का जो कमान है, जिसके हाथ में लगाम है, वो अच्छे लोग नहीं हैं। ये वही प्रशांत किशोर। रुक जाइए चाचा, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम आएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। ये जो जन सुराज के लोग जो मुसलमानों का हमदर्द बनना चाहते हैं, 78 साल में भारत आजाद होने के बाद अब तक हमदर्द बहुत लोग आए, लेकिन हमदर्द के नाम पे वो सरदर्द साबित हुए। आज ये हमें बताएंगे रहबरी, 2 चंद आयतें कुरान की, इकरा बिस्मिकल्लज़ी, और ये हदीस की चंद रवायतें सुनाकर ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों का मसीहा बन जाएं। ये मुसलमानों का मसीहा कभी नहीं बन सकता। मुसलमानों को अपना मसीहा खुद चुनना होगा।